हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता को लेकर अलग अलग कानून बनाए गए। अब देखिए, आपने जब संविधान के अनुच्छेद 11 में देखा कि संविधान निर्माताओं ने नागरिकता के कानून को किसे सौंप दिया, तो संसद को। उसमें कह दिया गया कि अब जो होम मिनिस्ट्री है उनके द्वारा, संसद के द्वारा बनाया जाएगा नागरिकता को लेकर कानून। तो देखिए, सबसे पहला अधिनियम लाया गया उनके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में फर्स्ट नागरिकता अधिनियम लाया गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि पहला नागरिकता अधिनियम कब लाया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1955 ये फर्स्ट अधिनियम था। तो इसमें क्या हुआ कि मैं आपको बताई थी कि जब भारत का जो नागरिकता कानून दिया गया, तो उसमें फिर आगे चलकर सरकार को ऐसा लगने लगा कि कुछ कानून हमने ऐसे दिए हैं जिसको लेकर कि हमारे देश पे खतरा आ सकता है, ये देश के लिए गलत साबित हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए। जिस तरह संविधान में संशोधन किया गया, तो इसमें भी कई प्रकार के सुधार किए गए। ये सुधार कब कब किए गए, अगर इसकी बात करें तो ये सुधार जो किए गए 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, इसके अलावा 2015 में भी थोड़ा थोड़ा किया गया, और 2019 में आपने एनआरसी के बारे में देखा है, ये पढ़ाए हुए। तो इस तरह से कुछ सुधार किए गए। अब ये जो सुधार किए गए, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सुधार कब कब लाए गए और क्या इसमें गलतियां थी। हम खुद भी देखेंगे और खुद भी समझेंगे कि क्या इसमें गलतियां थी। तो देखिए, इस प्रकार से जो नागरिकता अधिनियम कानून था, नागरिकता अधिनियम 1955 का जो था, इसमें क्या हुआ कि कहा गया कि 5 प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। कितने प्रकार से, तो 5 प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, 5 प्रकार से। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएंगे कि कितने प्रकार से नागरिकता देने की बात कही नागरिकता अधिनियम 1955 में, तो 5 प्रकार से। अब कौन कौन हो सकते हैं, तो ये जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। तो अब हम देखेंगे कि इस तरह से जो ये नागरिकता दी जाने लगी, तो इसमें क्या क्या फिर सुधार किए गए। तो सबसे पहले देखें, अगर जन्म के आधार पर नागरिकता क्या दी गई, तो जन्म के आधार पर नागरिकता दी गई कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो कि भारत में जन्म लिया हो, तो वो क्या होगा, तो वो भारत का नागरिक होगा। कोई भी जिसने भारत में जन्म लिया हो, तो उसमें भारत की नागरिकता मिलेगी। अब देखिए, यहाँ मुश्किल बात क्या थी कि अब मान लीजिए पाकिस्तानी भारत में घूमने आए, पाकिस्तानी क्या हुआ, भारत में घूमने आए, चाइनीज़ घूमने आए, इंग्लैंडियन घूमने आए, कोई भी व्यक्ति है जो कि भारत में घूमने आए, और जब वो भारत में घूमने आए तो उसी समय उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसमें उन्होंने अपने बच्चे को जब जन्म दिया, तब क्या होगा कि उसे भारत की नागरिकता मिल गई, क्योंकि यहाँ तो कानून था कि जन्म के आधार पे कोई भी जब भारत में जन्म लेगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब उसे भारत की नागरिकता मिल गई, तो वो भारत का नागरिक हो गया। अब वो भारत में रह सकता है, और इसके अलावा अगर उसके दिमाग में अगर कोई आतंकवादी भी भारत घूमने आया हो वेश बदल कर, उसने भी इस तरह के कार्य किए, तो उसके दिमाग में आएगा कि भारत की नागरिकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। भारत में कोई भी ऐसा काम कर सकता है, कोई भी ऑफिसर्स के पद पे जा सकता है, कोई भी सीबीआई तक में जाके अगर वो कुछ गलत कार्य करना चाहे, खुफिया एजेंसियां सब, तो उसमें भी जाके वो कुछ कुछ गलत काम कर सकता है। तो इस तरह से इससे देश के खतरा था, इसके देश को क्या मिल रहा था, तो इससे देश को खतरा पहुंचने वाला था। तो तभी भारत के जो संसद थे उनके द्वारा अधिनियम यानी सुधार किया गया उसमें। तो सबसे पहले 1986 में सुधार किया गया। एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि जो नागरिकता को लेकर सबसे पहला सुधार कब किया गया। सबसे पहला अधिनियम तो 1955 में लाया गया, लेकिन अगर सबसे पहले सुधार की बात करें, फर्स्ट सुधार की बात, तो ये कब किया गया, तो ये 1986 में फर्स्ट सुधार किया गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए 1986 में सुधार करके इसमें क्या कानून जोड़ा गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जबकि उस बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। क्या हो, तो माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो, यानी उन्हें में से किसी एक को भारत का नागरिकता प्रदान हो, तभी बच्चों को जन्म के आधार पर यहाँ की नागरिकता दी जा सकती। चलो दोनों ये बात तो ठीक हुई, लेकिन फिर क्या हुआ कि संसद ने सोचा कि चलो माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। अब जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो गर्ल्स हैं, तो वहाँ की गर्ल्स से सटे पाकिस्तान है
और भी अन्य इलाका है, अगर मान लीजिए किसी अदर देश के लोग भारत आए, ठीक, वहाँ यहाँ पे इन्हें कोई लड़की पसंद आ गई, उसने उससे विवाह कर लिया। जैसे कि कोई स्टूडेंट ही है, वो यहाँ पढ़ने आए, लेकिन यहाँ की कोई लड़की पसंद आ गई, तो उन्होंने क्या किया, विवाह किया। उसके बाद जो संतान की उत्पत्ति हुई, तो उस संतान में से, चूँकि आपको पता है कि ये जो महिला थी ये भारत की नागरिक थी, ये जो महिला थी ये भारत की नागरिक थी, माना कि वो जो पुरुष था वो कहीं और का नागरिक था। तो इस बच्चे को क्या हुई कि भारत की नागरिकता मिल गई, इस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल गई। अब अगर उसके पिताजी आतंकवादी किसी अन्य देश में हो, आतंकवादी में हो, गिरोह में, या किसी अन्य देश से जो कि भारत की अच्छी स्थिति को नहीं देखना चाहते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि इस बच्चे को खुद की तरह बनाएंगे। इस बच्चे को क्या बनाएंगे, क्योंकि वो तो इनके पिता है, जो कहेंगे तो मानना है, तो वो क्या करेंगे कि उसे इस तरह से बनाएंगे। और चूंकि इसे तो भारत की नागरिकता प्रदान है, तो ये भारत में रह सकता है, भारत में कोई भी जॉब कर सकता है और भारत को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बातें हो गई, तो ये भी एक चिंता का विषय बन गया कि अगर माता या पिता में से कोई एक होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तब फिर क्या हुआ कि 2003 में एक फिर सुधार लाया गया, 2003 ईस्वी में फिर सुधार लाया गया। उसमें कहा गया कि चलो ठीक है, भारत की जब नागरिकता प्रदान की जाएगी, यहाँ कोई बच्चा जन्म लेगा, तो माता या पिता किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, लेकिन दोनों का जो कार्ड है, एक तरह से आप जिसे वोटर आईडी कार्ड या फिर कह सकते हैं नागरिकता कार्ड जिसे आप कह सकते हैं, तो वो दोनों का वैलिड होना चाहिए। दोनों का वैलिड होने का मतलब है कि ये कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ कुछ सालों के लिए पढ़ने आया हो, तो वो जो एक तरह से पासपोर्ट या वीज़ा जो भी आप कह सकते हैं, वो लेके आएगा, तो उस पर एक निश्चित डेट बंधा रहेगा कि हाँ आप इतने साल से इतने साल यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको अपना देश वापस जाना होगा, ठीक। तो लेकिन इसमें किया गया कि इस तरह के अगर कोई व्यक्ति होंगे तो उन्हें भारत की, उसके द्वारा उत्पन्न संतान को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी कि क्या, तो उन दोनों के जो पासपोर्ट वीजा या उन दोनों के नागरिकता के जो लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, तो वो वैलिड होनी चाहिए। माता और पिता के दोनों के वैलिड होनी चाहिए, तभी भारत के जो भारत में जन्म लेंगे बच्चे वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो इस तरह से जब जन्म के आधार पर नागरिकता देने की बात की गई, तो उसमें से ये सारे कानून लाए गए। अब देखिए, एक जो कानून दिया गया है तो उसमें किस प्रकार से दिया गया, तो वंश के आधार पे नागरिकता दिया गया। तो वंश के आधार पे क्या मतलब है कि हम तो भारत के नागरिक हैं, ठीक, हमें तो पता नहीं, यानी कि हमने भारत की आज़ादी के समय जन्म नहीं लिया, तो हमारे माता पिता ने भी नहीं लिया, तो किसने जन्म लिया, तो हमारे दादाजी थे, मुझे भी पता है, मेरे भी दादाजी थे, तो उस समय वहाँ पे थे, ये भारत की आज़ादी के समय भारत के नागरिक थे, तो उनके वंशज हम सब हैं। तो हमें किस प्रकार से नागरिकता मिली है, तो हमें मिली है हमारे वंश के आधार पर, हमें जो नागरिकता मिली है वो मिली है हमारे वंश के आधार पर। लेकिन इसमें बुराई क्या थी कि ये जो वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती थी, ये पिता के आधार पर, यानी कि जब पिता यहाँ का नागरिक हो तभी बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। तो किस आधार पे दिया गया था, तो पिता के आधार पे नागरिकता दी जाने लगी। अब महिलाओं को ये बात बुरी लग गई, क्यों ना लगे भला, कि हम अगर भारत के नागरिक हैं और हमने किसी विदेशी से शादी किया है, तो हमें भारत की, यानी हमारे बच्चे को भारत की नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी, वो तो हमारा भी बच्चा है। तो इस पर महिलाओं ने क्या किया, आंदोलन किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई की, आवाज़ उठाई। तब क्या हुआ कि 1992 में फिर एक सुधार लाया गया, 1992 में सुधार लाया गया और कहा गया कि हाँ, वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। अगर माता या पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक हो तो वंश के आधार पे आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ से ये जो इसमें गलतियाँ थी, इसे सुधार किया गया 1992 ईस्वी में। समझ में आ रहा होगा आपको चीज़ें। फिर देखिए, अगर पंजीकरण की बात करें, आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन, अभी जैसे देखिए आधार कार्ड VVI है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड के माध्यम से पता चलता है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें एक तरह का सबूत मिलता है, हर जगह मांगा जाता है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो इस तरह से पंजीकरण के आधार पर जो है वो वहाँ भारत की नागरिकता दी जाने लगी। लेकिन पंजीकरण के आधार पर कैसे, अब मान लीजिए कोई इंग्लैंड का व्यक्ति आया, कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति आया और वहाँ ये नौकरी करने लगा, भारत में नौकरी करने लगा, कुछ दिनों रहा तो उसे बहुत अच्छा लगा, या फिर वो यहाँ घूमने ही आया, 2-4 महीने घूमे तो उसे बहुत अच्छा लगे कि भारत बहुत अच्छा देश है, यहाँ बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा है। तो वो क्या सोचेगा कि क्यों ना हम भारत के नागरिक बन जाए, हम भारत के नागरिक बन जाए परमानेंट। तो नागरिक बनने की अगर बात आएगी तो अब क्या होगा कि वो मंत्रालय में जब जाएगा कि हाँ हमें भारत के नागरिक बनना है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा कि एक शर्त पे आप भारत के नागरिक बनेंगे, जब आपका यहाँ रहे हुए 7 ईयर्स यानी 7 साल जब आपका हो जाएगा भारत में रहे हुए, आप उस समय उस दौरान यानी 7 वर्ष के दौरान कोई
भी ऐसा देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे तभी हम आपको भारत की नागरिकता देंगे। यानी कि हम आपको कैसे जानेंगे कि हाँ आप यहाँ के अच्छे लोग हैं, यहाँ अच्छे से आप रह सकते हैं, आप भारत देश को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो इसके लिए आपको 7 वर्षों तक विश्वास दिलाना होगा, आपको 7 वर्ष तक यहाँ रहना होगा तभी भारत की नागरिकता मिलेगी। तो पंजीकरण के आधार के लिए 7 वर्ष यहाँ होना जरूरी है तभी भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 में था। फिर देखिए अगर चौथा नंबर की बात करें, चूँकि आपको पता है 5 प्रकार से नागरिकता दी गई, तो चौथे नंबर में है कि कला, विज्ञान या भारतीय भाषा, ये 10 ईयर्स। आपको पता है कि हमारे संविधान के जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में 14 थी लेकिन अभी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, यानी हर क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं 22 प्रकार के, तो उनमें तो एक प्रकार से नागरिकता देने का देशीकरण एक अधिनियम है। यानी देशीकरण के माध्यम से किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति विदेश से आया, अगर कोई व्यक्ति विदेश से आया हो यहाँ पे और वो कला या फिर विज्ञान में रुचि लिया हो, वो किसी प्रकार का कलाकार हो जो कि यहाँ की कला को वो प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ की कला को बढ़ावा दे रहा है, तब हम उसे देंगे नागरिकता, सोचेंगे। लेकिन उसके साथ ही और भी शर्त है, जैसे कला या विज्ञान में तो उसने रुचि ली ही है, हमारे देश का नाम रोशन कर ही रहा है, साथ ही वो किसी भी कोई एक भारतीय भाषा जानता हो, यानी कोई एक भी क्षेत्रीय भाषा, जैसे क्षेत्रीय या भारतीय जो भी कल है, जैसे हिंदी जान रहा हो, भारत की भाषा है, या फिर उर्दू, डोगरी, पंजाबी, सिंधी, कोई भी गुजराती, मराठी, कोई भी लैंग्वेज जान रहा हो, तो वो क्या हो गया कि उसे यहाँ पे भारत की नागरिकता मिलने के चांसेज है। और साथ ही वो 10 साल तक जब यहाँ रहेगा, यहाँ योगदान देगा कला में और साथ ही यहाँ की भाषा जानेगा, तभी नागरिकता देंगे। यानी 10 सालों तक आपको विश्वास दिलाना होगा कि हाँ हम यहाँ पे, यहाँ का जो कला है, यहाँ का जो विज्ञान है, उसके लिए काम कर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपने देश का, यानी भारत हमारा देश बन चुका है। जैसे कि एक पाकिस्तानी सिंगर हैं, उन्हें अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे सिंगिंग का काम करते हैं, यानी कि कला के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। वो हिंदी भी जानते हैं और 10 सालों से जब यहाँ रह रहे हैं तो वहाँ और किसी भी प्रकार के उन्होंने देश विरोधी कार्य नहीं किया हो, तो देशीकरण के तहत उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर देखिए अगर 5वां बात करें तो अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि का क्या मतलब है कि जैसे आप इसे पहले के ज़माने से लेकर समझिए, जैसे कि हमारा कोई साम्राज्य था, हमारे देश में रियासत थे, साम्राज्य थे, राजाओं के टाइम में, तो राजा क्या करते थे कि ये राजा की, मान लीजिए ये यहाँ तक राजा का क्षेत्र है, ये कोई पड़ोसी देश है या कोई अन्य देश है, तो राजा क्या करते थे कि यहाँ आक्रमण करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, आक्रमण करते थे और इस भूमि को अर्जित कर लेते थे, यानी कि इस भूमि को खुद के राज्य में मिला लेते थे। तो यहाँ के जो नागरिक होते थे, अब उन्हें क्या मिलेगी, ये मान लीजिए ये किसी और, ये बज्जी संघ में रह रहे हो, ये मगध साम्राज्य में रह रहे हो, ऐसा मान लीजिए, तो मगध के राजा ने बज्जी पे क्या किया, आक्रमण किया और बज्जी को खुद में मिला लिया, ऐसा कर लिया। तो अब यहाँ के नागरिक को क्या कहा जाएगा, बज्जी के नागरिक। अब तो ये बज्जी रहा नहीं क्योंकि इसे इसमें मिला लिया गया, तो यहाँ के नागरिक को कहा जाएगा कि ये मगध के नागरिक हैं, यहाँ के नागरिक को, ये मगधवासी हैं, मगध के नागरिक हैं। तो इस प्रकार अर्जित भूमि पे जो लोग रहेंगे उसे कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, तो यहाँ की, जिसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि 16 मई 1975 ईस्वी को, 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत में अर्जित भूमि के क्षेत्र में लिया गया, यानी सिक्किम की जो भूमि थी वो भारत में मिला लिया गया, क्योंकि सिक्किम का कहना था कि हमें भारत में मिलना है। तो 16 मई 1975 को जो सिक्किम वासियों की अर्जित भूमि सिक्किम जो भारत में मिला, तो सिक्किम के जो भी नागरिक थे उन्हें किसकी नागरिकता मिली, तो उसे भारत की नागरिकता मिल गई। तो इस प्रकार अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता मिल गई। तो आपने क्या देखा कि जो हमारा नागरिकता अधिनियम है 1955 में लाया गया, 1955 में हमारा नागरिकता अधिनियम लाया गया, जिसमें कि 5 प्रकार से नागरिकता दी गई। एक तो जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर और 5वां अर्जित भूमि के आधार पर। माना कि बाद में इसमें 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में कुछ सुधार किए गए। ये सुधार जरूरी था, लेकिन हमारे जो यानी नागरिकता दी जाती है वो कितने प्रकार से, तो 5 प्रकार से। फिर देखिए अगर हम नागरिकता के समापन की बात करें कि किस प्रकार से हमारी नागरिकता भारत से समाप्त हो सकती है, तो ये कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से। नागरिकता मिल सकती है 5 प्रकार से, लेकिन समाप्त कितने प्रकार से हो सकती है, तो 3 प्रकार से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो एक तो त्याग का क्या मतलब है कि अगर हम भारत को छोड़कर किसी और देश की नागरिकता ले लें, हम किसी और देश की अगर नागरिकता ले लें तो हमें भारत की नागरिकता से निकाल दी जाएगी, यानी हम भारत के नागरिक नहीं होंगे अगर हमने इंग्लैंड की या किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली।
तो समाप्त हो जाएगा। और दूसरा है बर्खास्त। बर्खास्त का क्या मतलब हो गया कि हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि देश के विरोध में हो, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में अगर लड़ाई हो रही है, भारत चीन में युद्ध छिड़ गया और हम कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, चाइना जीतेगा, चाइना जीतेगा, तो इस प्रकार से क्या होगा, तो हमें बर्खास्त कर दिया जाएगा कि जाओ तुम उस देश के पक्ष में बोल रहे हो तो तुम हमारे देश के नागरिक नहीं हो सकते हो, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये हो गया बर्खास्त किया जाना। ये क्या हो गया, बर्खास्त किया जाना। या फिर कोई व्यक्ति यहाँ मतलब कोई व्यक्ति पागल है, या फिर कोई भी विदेश से हमारे कोई भी कह लीजिए कि किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, कोई भी आया, उच्च पदाधिकारी आया और यहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने उनके साथ कोई भद्दा व्यवहार कर दिया, उनके साथ कोई गलत काम कर दिया, उन्हें मारा पीटा या किसी भी प्रकार का कोई अभद्र बात बोल दी या कुछ बात कर दिया, तो यहाँ के जो होंगे हमारे संसद वो क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति पागल है, ये पागल है, इनके पास इन सब सारी चीज़ों की बुद्धि नहीं है, इसीलिए ऐसा किया, तो हम इसकी नागरिकता को समाप्त कर देंगे। जब तुम हमारे देश के नागरिक ही नहीं रहोगे तो फिर हमारा देश तो बदनाम होगा नहीं, तो हमारे देश को बदनामी से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये विधि होगा। फिर तीसरा वंचित। वंचित का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से हमारे देश की नागरिकता ले लिया, यानी कि आपको पता है कि उस स्थिति में 7 साल और इस स्थिति में 10 साल जब तक भारत में नहीं रहेगा तब तक भारत की नागरिकता उसे नहीं दी जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति आया, वो 6 महीने रहा, 2 साल रहा और फर्जी तरीके से क्या किया कि भारत की नागरिकता ले लिया, यानी कि कह दिया कि हम 7 साल से यहाँ हैं, 10 साल से यहाँ हैं, इसीलिए हमें भारत की नागरिकता दो। तो जब फर्जी तरीके से भारत की वो नागरिकता ले लेगा और बाद में जब सरकार को पता चलेगा कि इसने फर्जी तरीके से नागरिकता ली है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, यानी कि उसे वंचित कर दिया जाएगा, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 3 विधि थी नागरिकता के समापन होने की। नागरिकता समाप्त होने का क्या मतलब होता है कि नागरिकता समाप्त होने के बाद हम यहाँ रह सकते हैं, खा पका सकते हैं, कोई भी काम रोजगार कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, तो जो भारत के बड़े बड़े पद हो गए हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब पदों पे नहीं जा सकते। इसके अलावा हम ना तो चुनाव दे सकते, वोट दे सकते हैं और ना ही चुनाव में भागीदारी ले सकते हैं, यानी भारत की राजनीति में हम बिल्कुल भी भागीदार नहीं हो सकते। और हमने अगर कुछ भी गलत काम किया तो हमें देश से तुरंत निकाल दिया जाएगा कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हो, आप जहाँ के नागरिक हो वहाँ जाओ, आप यहाँ पर नहीं रह सकते हो। तो ये पूरी तरह से नागरिकता समाप्त होने के बाद ऐसा कार्य किया जा सकता है। तो आपने यहाँ देख ही लिया, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, किस किस आधार पे हमें नागरिकता मिली, क्या क्या इसमें सुधार किया गया, क्या क्या है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। तो ये सब मैं आपको कम्प्लीटली पढ़ा चुकी हूँ। तो आपका ये पॉलिटी का एक बहुत बढ़िया पार्ट था जो कि ख़त्म हो चुका है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि हाँ अच्छा लगा हो। साथ ही इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आप शेयर करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो चलिए आज के लिए तो इतना है, फिर हम पढ़ेंगे अब मौलिक अधिकार के बारे में, फिर नीति निर्देशक तत्व के बारे में, इन सब के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे हम सारे कवर करेंगे। तो चलिए जय हिंद, धन्यवाद।